मैं सिर्फ 12 साल का था जब मेरी शादी 9 साला बच्ची से कर दी गई। हम एक कमरे में सोने लगे। मेरे रिश्तेदार मुझसे सुहागरात के बारे में पूछने लगे। जब मैं कुछ ना बता पाया तो वो कहने लगे, क्या तुम नामर्द हो? उन्होंने मुझे सुहागरात के बारे में सब समझाया। रात जब मैंने वो सब किया तो मेरी चीखें। मेरी उम्र 12 साल थी जब मेरा निकाह मेरी कजन मलाइका से बड़ी कम उम्र में कर दिया गया। वो बेचारी उस वक्त सिर्फ 9 साल की थी। ठीक से अपना नाम भी लिखना नहीं आता था। मेरे चचा ने उसका हाथ पकड़कर उसका अंगूठा नीली स्याही में भिगोया और निकाह नामे पर लगा दिया। फिर मेरे अब्बा ने भी ऐसा ही किया। यूं हम दोनों का निकाह हो गया था, बल्कि रुखसती भी हो चुकी थी। ना मैं जानता था कि बीवी क्या होती है और ना उसे पता था कि शोहर किसे कहते हैं। हमारे गांव में बस ऐसे ही रीति रिवाज थे। वो शलवार कमीज पहने और घूंघट वाला दुपट्टा सर पर लिए, गले में माला, माथे पर लगी बिंदिया और हाथों में ढेर सारी चूड़ियां पहने उलझी उलझी सी थी। मेरे सर पर भी सेहरा बांध रखा था जिस पर फूल कलियां लटक रही थी। मैं तब कोफत का शिकार था। रुखसती करा के मैं मलाइका को अपने घर ले आया। याद आया मैं तो आपको अपना नाम ही बताना भूल गया। मेरा नाम उमर है। अम्मी बताती है कि जब मलाइका पैदा हुई तभी उसको मेरे नाम कर दिया गया था। बहरहाल रुखसती के वक्त मलाइका ने रोना शुरू कर दिया और कहने लगी, अम्मा को छोड़कर मैं कहीं नहीं जाने वाली। मैं ताई के घर पर नहीं जाऊंगी। मेरी चची कहने लगी कि तुम्हारी शादी हो गई है और शादी के बाद तो हर लड़की को अपने ससुराल जाना होता है। वो कहने लगी, मुझे नहीं जाना कहीं पर भी। अम्मा मैं नहीं जा रही। उसने रोना शुरू कर दिया। ताई ने उसके मुंह पर जो मेकअप किया था वो उसकी आंखों से धुलने लगे। बहरहाल वो रोना धोना मचाकर और इस बात पर राजी हुई थी कि गुड्डी और गुड्डा लेकर ताई के घर जाएगी। वो मेरे घर आई तो मैंने सबसे पहले घर आते ही अपना सेहरा उतार के एक तरफ फेंका था। गर्मियों के दिन थे और मैं तो सेहरे को पहनकर ना जाने की सजा में फंस गया था। मैंने कहा, अम्मा मुझे भूख लगी है। अम्मा ने कहा, अच्छा अच्छा दे रही हूँ, खाना बारात में क्यों नहीं खाया तूने? मैंने कहा, इस सेहरे में खाना खाया जाता है। अम्मा मुझे खाना देने लगी क्योंकि चची ने खाना बांध कर हमारे साथ ही भिजवाया था। मैं खाना खा रहा था और सामने मलाइका अपनी गुड्डी और गुड्डे के साथ खेल रही थी। मेरी आंखों में नींद उतरने लगी तो अम्मा ने मुझे कमरे में भेज दिया। अलबत्ता मलाइका को वो अपने साथ सुलाने लगी। जब मैंने देखा कि अम्मा मलाइका से कहने लगी कि आज के बाद बर्तन तुम धोगी। उस वक्त वो 9 साल की थी। कहने लगी, ताई अम्मा मुझे तो बर्तन धोने नहीं आते। मेरी माँ कहने लगी, अच्छा मैं सिखा दूंगी। तो अम्मा ने उसको बर्तन मांजने सिखाए थे। ये उसका पहला काम था कि उसने हमारे घर पर करना शुरू किया था। मैं स्कूल पढ़ता था। जब स्कूल गया तो लड़कों ने मेरा बड़ा मजाक उड़ाया। आगे छोटे दूल्हे मियाँ मुझे बड़ी शर्मिंदगी सी महसूस हुई थी। मैं नहीं जानता था कि यूं कम उम्री में शादी करना मेरे लिए एक अजाब बन जाएगा। लड़के मेरा मजाक उड़ाते थे, कहते थे तू चंद साल में ही बाप बन जाएगा। ये सुनकर मुझे बड़ा अजीब लगा। मैंने घर आकर जब अम्मा को बताया तो अम्मा कहने लगी, पागल, इस बात पर गुस्सा करने वाली क्या बात है? मैंने कहा, अम्मा मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, लड़के मेरा बहुत मजाक उड़ाते हैं। वो कहती, उड़ाने दो, अब किसी की खातिर हम अपने रीति रिवाज थोड़ी बदल सकते हैं। मलाइका सारे घर के बर्तन मांझ कर एक तरफ रखकर कहने लगी, अम्मा अब मैं गुड्डा और गुड्डी के साथ खेलूं? वो कहने लगी, हाँ खेल लो। वक्त यूं ही गुजरने लगा। मेरी मलाइका के साथ बनती नहीं थी। जब भी मैंने उसकी गुड्डी या गुड्डे को हाथ लगाता वो रोने पीटने लग जाती कि तुम तोड़ दोगे, मेरे गुड्डे गुड्डी को हाथ मत लगाओ। मैं उससे कहता कि मुझे भी अपने साथ खेलने दो, लेकिन वो नहीं मानती थी। वक्त यूं ही आगे बढ़ने लगा था कि जब मैंने बचपन से जवानी में कदम रखा तो मेरे जज्बात और सोच बदलने लगी। अपने मुखालिफ जिन्स में मुझे दिलचस्पी होने लगी। मैं 16 साल का हो गया था और मलाइका 14 साल की। अब तो अम्मा के साथ उससे काम करने लगी थी। मैं कुछ लड़कों के साथ उठने बैठने लगा। वो लड़के कुछ आवारा से थे। एक बार मुझसे कहने लगे, तुम तो शादीशुदा हो, चलो ये बताओ बीवी के साथ सुहागरात मनाई है या नहीं? मेरे लिए ये अल्फाज बिल्कुल अनजान थे। मैंने कहा, वो क्या होती है? वो कहने लगे, तुझे ये नहीं पता तो तुमने शादी क्यों की है? मैं कहने लगा कि वो तो मेरे अब्बा ने कर दी थी। मेरे दोस्त कहने लगे, चल आज दिखाते हैं कि शादी के बाद सुहागरात कैसे मनाते हैं। उनकी यह बात सुनकर मुझे कुछ हैरत सी हुई। वो मुझे कैसे घर के बाहर ले गए जिस घर में भी कुछ देर पहले ही शादी हुई थी। उन लड़कों ने एक कमरे के सामने खड़े होकर बंद खिड़की को खोला और अंदर का मंजर देखने लगे। कहने लगे, चल अब तू भी देख। मैं उस वक्त कितना बड़ा भी ना था, लेकिन जो मंजर मैंने खिड़की के अंदर देखा मेरे होश उड़ गए थे। मैं फौरन से पीछे हट गया। मैंने कहा, मुझे कुछ नहीं देखना, अब्बा यहाँ आ गया तो मुझे बहुत मारेगा। ये कहकर मैं घर आ गया। लेकिन मेरे वो दोस्त बार बार मुझे बीवी के करीब रहने के लिए उकसाते थे। कहते थे, क्या तू नामर्द है जो तुझे बीवी को देकर कुछ नहीं होता?
उनकी बेहुदा बातों को सुन सुनकर मेरी नज़र मलाइका पर अलग अंदाज से उठने लगी। मुझे वो अच्छी लगने लगी, लेकिन अंदर ही अंदर ये खौफ भी मेरे अंदर मौजूद था कि अगर मैंने उसके साथ कुछ भी करना चाहा तो वो अम्मा को बता देगी। मैं मैट्रिक कर चुका था, कॉलेज हमारे गांव में नहीं था, इसलिए अब्बा ने मुझे शहर के हॉस्टल में डाल दिया। हम लड़के आपस में हर किस्म की बातें करते थे, इसलिए मुझे काफी बातों का इल्म हो गया था। जब भी मैं छुट्टी पर गाँव जाता अपने काम मलाइका से कहता, लेकिन वो वैसे ही कहती तुम्हारी मुलाजमा नहीं हूँ जो तुम्हारे काम करूँ। मैं 20 साल का हो चुका था और 12वीं जमात में पढ़ता था। उसकी वैसी बातें सुनकर मुझे गुस्सा आने लगता था। मैं उसका शौहर था, उससे मुझसे तमीज से बात करनी चाहिए थी। मैं अब उससे गुस्सा से देखने लगा। मैंने कहा पूरे एक हफ्ते में बस एक दिन के लिए घर आता हूँ, तुम मुझसे सीधे मुंह बात नहीं कर सकती। वो कहने लगी कि इतने सारे तुम्हारे धोने वाले कपड़े होते हैं, वो भी इतने गंदे, क्या वहाँ मजदूरी करते हो? 2 घंटे लगते हैं मुझे सिर्फ तुम्हारे कपड़े हाथ से धोने में। मैंने कहा कोई एहसान तो नहीं करती हो, मुझ पर ये तुम्हारा फ़र्ज है। वो कहने लगी मुझसे नहीं होता ये सब। वो मेरे कपड़े तय करके रख रही थी जब मैंने अपनी एक शर्ट इस्त्री करने के लिए कहा था, लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया था। मैं अभी बाहर दोस्तों से मिलकर आया था, वो मेरे कमरे में थी, मेरे कपड़े तय करके मेरे बैग में रख रही थी। मैंने पूछा अम्मा कहाँ है? कहने लगी अम्मा और बाकी सब खाला के घर गई हैं। ये सुनकर मेरा दिल अंदर से फिसलने लगा था। मैंने अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। जैसे ही मैं उसके पास आया, वो अपने काम में मगन थी। उसे गौर से देखने लगा। उसके बाल उसकी कमर तक आने लगे थे। बेनियाज़ी से दुपट्टा उसने गले में पहन रखा था। मैंने उसका हाथ लिया, वो बुरी तरह से चौंकी थी। मैंने कहा दिखाओ अपने हाथ, मेरे कपड़े धोने से तुम्हारे हाथ कितने घस गए हैं। उसने फौरन से अपना हाथ मेरे हाथ से पीछे खींचा था। फिर कमरे का दरवाज़ा बंद देखकर मुझे हैरत से देखने लगी। फिर कहने लगी दरवाज़ा क्यों बंद किया है तुमने? मैंने कहा तुम्हें कुछ बताना था। कहने लगी। फिर मैंने फिर से उसका हाथ पकड़ा। मैंने कहा तुम जानती हो तुम्हारा और मेरा रिश्ता क्या है? कहने लगी क्या तुम्हें नहीं पता? हाथ छोड़ो मेरा। मैंने कहा जानता हूँ, तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। कहने लगी तुम मेरे ताया साथ हो। मैं कहने लगा इसके अलावा भी कुछ हूँ। मेरी नज़रों में वो रफ्तगी सी भरी थी। वो कुछ नर्वस हुई थी। फौरन से कमरे के दरवाजे के पास जाने लगी, लेकिन मैंने उसका बाजू पकड़ लिया। दिल अजीब अजीब सी ख्वाहिशात करने लगा था। कम वक्त जब से लड़कों के मुंह से मैंने उनकी गर्लफ्रेंड की बातें सुनी थी, जी चाहता था मैं भी वैसा ही करूं, और वो तो फिर मेरी बीवी थी। मैंने उसे अपनी जानिब खींचा था। वो बेसाख्ता मेरे साथ लग गई। मत पूछे, दिल में ओधम सी मच गई थी। मैंने उसे अपने हसार में ले लिया। मैंने कहा मैं तुम्हारा शौहर हूँ। जानती हो शौहर क्या होता है? मेरा ये कहना था कि वो मेरे हसार में कसमसाने लगी। कहने लगी उमर मुझे छोड़ो वरना अम्मा को बता दूंगी। मैंने कहा मेरी बात का जवाब दो। जानती हो शौहर क्या होता है? इससे पहले कि मैं कुछ और बेखुदी में आगे बढ़ता, उसने मुझे पूरी कुव्वत से धक्का दिया था। मैं पीछे जा गिरा था। वो फौरन से कमरे से निकल गई। मुझे बड़ा गुस्सा आया था। मैंने कहा मलाइका की बच्ची आज नहीं बचोगी मुझसे, वैसे भी अम्मा घर पर नहीं है। मैं जैसे ही कमरे से बाहर निकला, बाहर का मेन गेट खुला हुआ था। वो शायद बाहर जा चुकी थी। बाहर उसकी सहेलियां थी, शायद वो वहां चली गई थी, लेकिन मुझे बेचैन कर गई थी। मेरे दोस्त अपनी गर्लफ्रेंड के किस्से सुनाते थे, हालांकि मेरी ही उम्र के थे, लेकिन इतनी सी उम्र में उनकी लड़कियों से दोस्ती थी। उनके साथ वो रेस्टोरेंट में जाते थे, उन्हें लंच भी कराते थे और बहुत कुछ करते थे। कभी उनके साथ पार्कों में चले जाते, कभी कोनों में बैठकर दरख्त के ओट में बड़ा कुछ करते थे। मैं ये सारी बातें सुनता तो मुझे बुरा नहीं लगता था, बल्कि अच्छा लगता था। शायद मेरी उम्र कुछ ऐसे हिस्से में आ पहुंची थी कि ये सब कुछ बड़ा दिलचस्प सा लगता था। जब अम्मा पड़ोस से वापस आए तो मलाइका भी उस वक्त पहुंची। मुझे ये डर था कि कहीं अम्मा के सामने ज़बान न खोल दे। अम्मा कहने लगी कि रात का खाना बनाया है मलाइका तुमने? उसने कहा नहीं अम्मा। कहने लगी क्यों नहीं बनाया? मैं तुम्हें कह कर गई थी। कहने लगी वो उम्र। मैंने कहा अम्मा वो मेरे कपड़े तय कर रही थी। फिर उसकी सहेली ने उसकी आवाज दे दी। मैंने उससे कहा था कि जाओ अपनी सहेली के घर चली जाओ। अम्मा कमर पर हाथ रखे कहने लगी तूने किस खुशी में इसको भेजा था? अब खाना कौन पकाएगा? एक तो मैं थक हार के घर पहुंची हूँ और अब हांडी मेरे सर पर पड़ी है। पता नहीं ये लड़की कब घर संभालना सीखेगी। मैंने कहा अम्मा इसकी उम्र तो देखो, इतनी बड़ी थोड़ी है, अपनी रिमशा जितनी तो है। रिमशा तो किसी काम का हाथ नहीं लगाती। मैंने सारे काम मलाइका के सर पर डाल रखे हैं। अम्मा कहने लगी तुम इसकी ज्यादा हमदर्दी नहीं करने लगे। ये
इस घर की बहू है तो ये सारे काम करेगी ना। बेटियां तो वैसे भी पराई होती हैं। मायके में सुख के 4 दिन गुजार ले, बस वही उनके सुख के दिन होते हैं। ससुराल वाले थोड़े इतने नखरे बर्दाश्त करते हैं। मैंने कहा तो चंद दिन इससे भी इसके मायके भेज दिया करें। मेरा ये कहना था कि मेरी अम्मा मुझे गुस्से से देखने लगी, कहने लगी तुझे हुआ क्या है, तुम्हें ज़्यादा अपनी बीवी की हमदर्दी हो रही है। मैंने कहा मैं वैसे ही बात कर रहा हूँ अम्मा। मलाइका से कहने लगी चल जल्दी से प्याज लहसुन और अदरक काट दे। वो जल्दी से सब्जी काटने लगी, बार बार मुझे गुस्से वाली निगाह से देख रही थी। अगले ही रोज मैं हॉस्टल चला गया, लेकिन यह हफ्ता मेरा बड़ा मुश्किल से कटा था। अब की बार मेरे गाँव आने से पहले बहुत सारी कांच की चूड़ियाँ खरीदी थी। पहली बार मलाइका के लिए कुछ लेकर जा रहा था। जब मैं घर आया तो अम्मा को कढ़ाई वाली शॉल दी, अपनी बहनों को भी चूड़ियाँ दी। अलबत्ता मलाइका की चूड़ियां मैंने अपने सामान में ही रहने दी। ये सोचा कि उसे अपने हाथ से पहनाऊंगा। अव्वल तो वो मुझे अकेले मुयस्सर ही नहीं थी, हर वक्त किसी न किसी के साथ रहती थी, और अब तो वो मुझसे घबराने लगी थी। जहाँ मैं होता फौरन वहां से भाग जाती। मैं बस जब भी छुट्टी पर गांव जाता दिन में यही दुआ करता कि अम्मा कहीं आस पड़ोस में किसी के घर चली जाए। एक दिन वो मेरे कपड़े धो रही थी और अम्मा उस वक्त अपने कमरे में लेटी आराम कर रही थी। छोटी बहन भाई गली में खेल रहे थे। जब मैं उसके पास आकर बैठ गया, वो डंडे मार मार कर मेरे कपड़े धो रही थी। मुझे अपने पास बैठा देखा तो कहने लगी तुम यहाँ क्या कर रहे हो। मैंने कहा बात सुनो, कपड़े धोने के बाद मेरे कमरे में आना, मैंने तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। कहने लगी मैं नहीं आऊंगी, तुम बहुत बदतमीज हो। मैंने उससे कहा कि तुम्हारे लिए बहुत खूबसूरत तोहफा लाया हूँ, मेरे कमरे में आओगी तो दिखाऊंगा। कहने लगी पहले कसम खाओ जो पहले तुमने किया था वो नहीं करोगे। मैंने कहा तुम आओ तो सही, नहीं करूंगा। तो वो कहने लगी कपड़े धोकर आती हूँ। मैंने जब देखा कि वो कुछ नरम पड़ी है तो मैं अपने कमरे में चला गया। कांच की चूड़ियों के साथ मैं उसके लिए चांदी का एक छल्ला भी लेकर आया था। मैं उसका मुंतजिर था। 1 घंटे के बाद वो आई थी। उसके आधे कपड़े पानी से भीगे हुए थे, शायद कपड़े रस्सी पर डालकर सीधा कमरे में आई थी। कहने लगी जल्दी जल्दी तोहफा दिखाओ, क्या लाए हो, मुझे रात के लिए हांडी भी चढ़ानी है। अम्मा उठ गई तो बहुत डांटेगी। मैंने कहा पहले कमरे का दरवाजा बंद करो। कहने लगी ना बाबा ना, दरवाजा बंद नहीं होगा, ऐसे ही खुला रहेगा। मैं उठा और कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। मैंने कहा अगर अम्मा ने देख लिया तो गजब हो जाएगा। मैं कमरे का दरवाजा बंद करने के बाद अलमारी की तरफ चला गया। अलमारी से कांच की चूड़ियां निकाली और चांदी का छल्ला निकाला। सुर्ख रंग के कांच की चूड़ियां देखकर उसकी आंखें चमकी थी। मैंने अपने दोस्तों से सुन रखा था कि लड़कियों के लिए तोहफा लेकर जाओ तो बदले में वो बड़ा कुछ करने की इजाजत दे देती है। वो कहने लगी उमर ये तो बहुत प्यारी है, क्या सच में तुम मेरे लिए लाए हो। मैंने कहा हाँ तुम्हारे लिए ही लाया हूँ, और हर बार तुम्हारे लिए ऐसे ही तोहफा लाऊंगा। इससे पहले कि वो चूड़ियां पहनती मैंने उसके हाथ में वो चूड़ियां खुद पहनाई, चांदी का छल्ला भी पहनाया। वो बार बार चूड़ियां खनखनाती हुई बड़ी खुश थी। कहने लगी तुम बहुत अच्छे हो। उमर पहली बार उसके मुंह से मैंने अपनी तारीफ सुनी थी। इससे पहले कि मैं कोई बात करता अम्मा उसे आवाज देने लगी। अम्मा की आवाज सुनकर तो जैसे उसकी रंगत फीकी पड़ चुकी थी। फौरन से कमरे से बाहर निकली, रात को बर्तन धोए। जब उसके हाथ में चूड़ियां खनक रही थी उसके चेहरे पर बड़ी दिल फरेब मुस्कुराहट थी, बार बार मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। अम्मा कहने लगी कि इतनी ढेर सारी चूड़ियां तुम्हारे पास कहाँ से आई। उससे पहले कि वो कुछ कहती मैंने कहा अम्मा मैं लेकर आया था। मेरी बात सुनकर अम्मा और अब्बा दोनों ने मुझे देखा था। कहने लगी तू कब लेकर आया और क्यों लेकर आया। मैं रिमशा के लिए भी तो लाया था, आपके लिए भी चादर लेकर आया था, कढ़ाई वाली, तो जब आपने एतराज नहीं किया। अब्बा कहने लगे हाँ हाँ अच्छा किया। फिर कहने लगी तेरी पढ़ाई कब खत्म होगी। मैंने कहा बस 2 साल में। वो कहने लगे बस जैसे ही तेरी पढ़ाई खत्म होगी हम तेरी रुखसती करवा देंगे। ये सुनकर मैं दिल ही दिल में बहुत खुश था। अम्मा कहने लगी ऐसे कैसे करा देंगे, अरे जब तक अच्छी सी नौकरी नहीं मिल जाती ऐसा कुछ नहीं करना। शादी कोई खेल थोड़ी है, जिम्मेदारी होती है। अभी तो इसके अपने बहन भाई छोटे छोटे हैं, इन सब का सहारा भी बनना है। आखिर इतना खर्च करके हम तालीम क्यों दिलवा रहे हैं। मेरे वालिद कहने लगे कल को अपने मुंह से कहेगा तो क्या अच्छा लगेगा, हो जाएगा सब कुछ, अभी भी तो पूरा हो रहा है ना। लेकिन मेरी अम्मा कहने लगी अभी मैं 5 साल तक कोई रुखसती नहीं करवाऊंगी, जब तक नौकरी ना कर ले, पैसा ना जमा कर ले तब तक कोई रुखसती नहीं होगी। मैं चुप सा हो गया। अम्मा भी अपने कमरे में जाकर लेट गई थी। बस एक मलाइका थी जिसके काम कभी खत्म ही नहीं होते थे। अभी भी सहन में झाड़ू दे रही थी। अब्बा भी अपने काम पर जा चुके थे। घर में कोई नहीं था।
मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसके हाथ से झाड़ू पकड़कर जमीन पर फेंक दिया। मैंने कहा, इधर आओ मेरे पास। वो कहने लगी, क्या है? मैंने कहा, तुम मुलाजमा नहीं हो इस घर की। कभी कभी तो मुझे इस पर बड़ा तरस आता था। ना उसे तालीम दिलवाई थी, ना ही उसे पढ़ना लिखना आता था, जबकि मेरी बहन स्कूल भी पढ़ने जाती थी और किसी काम को हाथ भी नहीं लगाती थी। और एक वो थी, इतनी सी उम्र में सारे काम के अम्मा ने उसके कंधों पर डाल दिए थे। अम्मा चाहती थी कि वो बस काम ही करती रहे और मैं कमाता रहूं। मैंने कमरे में ले जाकर दरवाजा बंद कर दिया, उसे अपने साथ अपने बेड पर बिठाया। मैंने कहा, मुंह में ज़बान नहीं है तुम्हारे, चुपचाप सारे काम करती हो। कभी कभी अम्मा को मना कर दिया करो। कहने लगी, मैं नहीं मना कर सकती क्योंकि उनको गुस्सा आ जाता है। मैंने कहा तो कहने लगी, उमर मैं ऐसा नहीं कर सकती। ये कहने के बाद उसकी आंखों में नमी उतरी थी। मैंने कहा, क्या बात है, मुझे बताओ। मलाइका ने अपना बाजू ऊपर किया। उसके हाथ पर जख्म का निशान था। मैंने कहा, ये क्या है? कहने लगी, ताई अम्मा ने गरम गरम चिमटा लगाया था क्योंकि रोटियां जल गई थी। ये देखकर मेरा दिल अंदर से काम कर रह गया था। उसके बाद वो रोने लगी। मुझे अपनी माँ पर बेतहाशा गुस्सा आया था। मैंने अपने हाथों से उसके आंसू साफ किए। मैंने कहा कि तुमने अब्बा को नहीं बताया। कहने लगी, ताई अम्मा मेरी जान निकाल देंगी। कहती हैं कि ढंग से काम सीखो। मैं करती तो हूँ सब ढंग से, अब मुझसे नहीं होता तो क्या करूं? मैंने कहा कि ऐसा करो, अपने कमरे में जाओ, जाके अपने कपड़े बैग करो। शहर जाने से पहले मैं तुम्हें चची के घर छोड़ आऊंगा और अब्बा से भी कह दूंगा कि 8 दिन तुम्हें लेने नहीं जाएंगे। कहने लगी, सच में उमर, तुम मेरी अम्मा के घर मुझे छोड़ने जाओगे? मैंने कहा, हाँ, क्यों नहीं छोड़ूंगा। चलो जाओ, अपने कपड़े रखो। वो बड़ी खुश थी। जैसे ही उसने कपड़े पैक किए, मैं भी अपना बैग तैयार कर चुका था। अम्मा उठकर बाहर आई। कहने लगी, अभी तक सेहन में झाड़ू नहीं दिया। मैंने कहा, अम्मा मैं इसको चाची के घर छोड़ने जा रहा हूँ और 8 दिन ये वहीं रहेगी। अम्मा कहने लगी, तुम कौन होते हो फैसला करने वाले? मैंने कहा, इसका शोहर, मुझे हक है इस बारे में फैसला करने का। अम्मा कहने लगी, तुझे जूतियां लगाऊंगी, सारा बड़ापन तुम्हारा खत्म हो जाएगा। मैंने कहा, अब्बा से मैं बात कर चुका हूँ, उन्हें कोई एतराज नहीं है। कहने लगी कि तुम्हें इतनी हमदर्दी का बुखार क्यों चढ़ रहा है? सब जानती हूँ मैं कौन से जज्बात तुम्हारे अंदर उबाल पैदा कर रहे हैं। मैंने कहा, कोई भी जज्बात नाजायज नहीं है और आप ही के पैदा किए हुए हैं। कहने लगी, मैं तो इससे बड़ा सीधा साधा समझती थी, बड़ी तेज निकली है ये तो। मुझे इसने कुछ नहीं कहा। मैं अंधा नहीं हूँ, मुझे नजर आता है। क्या ये हमारी रिमशा से भी 3 महीने छोटी नहीं है? आपने सारे काम की जिम्मेदारी इस पर डाल रखी है। क्या ये इंसान नहीं है? इससे आराम की जरूरत नहीं है क्या? अम्मा कहने लगी, जाओ, जहाँ जी चाहे छोड़ाओ और लेकर भी खुद आना। मैं नहीं जाऊंगी इससे लेने। मैंने कहा, मत जाइएगा, मैं शहर से वापस आऊंगा तो इसको लेता आऊंगा। चलो मलाइका, मैं इसे बाहर लेके आ। उस वक्त सर्दियों की इब्तिदा थी, सूरज की तपिश भी नहीं थी, मौसम बहुत अच्छा था। मैं उसे पहले बाग में ले गया, अपना और उसका सामान एक तरफ रखा। बाग में किन्नू के दरख्त लगे हुए थे, लेकिन सब कच्चे थे, कोई कोई फल पका हुआ था। वो कहने लगी, कितनी खूबसूरत जगह है ये। मैंने कहा, हाँ। तो कहने लगी, मुझे दरख्त से वो पीले रंग का कीनू उतार दो। मैंने उसकी फरमाइश पर दरख्त पर चढ़कर कीनू उतार कर उसको दिए तो वो बेहद खुश थी। कहने लगी, तुम बहुत अच्छे हो, बहुत ज़्यादा मेरा ख्याल रखते हो, मेरी खातिर अम्मा से भी उलझते हो। मैंने कहा, लेकिन तुम अच्छी नहीं हो। मेरी बात सुनकर वो मुझे देखने लगी। कहने लगी, मैंने क्या किया है? मैंने कहा, मेरा ख्याल नहीं रखती। कहने लगी, झूठ मत बोलो, तुम्हारे सारे कपड़े अपने हाथों से धोती हूँ। मैंने कहा, वो तो सबके धोती हो। कहने लगी, तुम्हारे कपड़े इस्त्री भी करती हूँ, तुम्हारा सामान भी तय करती हूँ, तुम्हारे लिए सब कुछ तो करती हूँ। मैंने कहा, ये सब नहीं, कुछ और करोगी? वो बोली, और क्या करूँ? मैं उसे एक दरख्त के पीछे ले गया। उस वक्त वहां पर कोई भी नहीं था। मैंने कहा कि अगर तुमसे कुछ मांगो तो क्या दोगी? कहने लगी, क्या? मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कहा, बहुत कुछ है। मैंने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिया। मैंने कहा कि इस पर अपने होठों का लम्स दे दो। मेरी फरमाइश पर उसके चेहरे की रंगत उड़ी थी। मैंने कहा, बस इतनी मोहब्बत है तुम्हें मुझसे? कहने लगी, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। मेरे 8 दिन अच्छे गुजर जाएंगे। वो जल्दी से अपना सामान के पास आ गई। कहने लगी, तुम्हें देर हो रही है, मुझे अम्मा के घर छोड़कर तुम्हें जाना भी तो है। मैंने कहा, जाना था, अगली बार तुम्हारे लिए एक और कीमती तोहफा लाऊंगा, लेकिन बदले में तुम मुझे क्या दोगी? ये कहते हुए मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसका हाथ अपने होंठों पर लगा दिया। उसने फौरन से अपना हाथ पीछे हटाया। मैंने कहा, मेरे इस तोहफे को हमेशा याद रखना। 8 दिन बहुत अच्छे गुजरेंगे तुम्हारे। वो बेहद नर्वस हो रही थी। मैंने कहा, सुनो, मेरे बारे में सोचती हो?
उसने नहीं में सर हिला दिया। मैंने कहा, सोचा करो, क्योंकि मैं तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सोचने लगा हूँ। मेरे पेपर्स होने वाले थे, पूरे 2 महीने में गांव में नहीं आ सकता था। मैंने चची के घर उसको छोड़ा तो चची बहुत खुश थी, बार बार मेरे सर की बलाई ले रही थी। कहने लगी, जब भी मैं भाभी से कहती हूँ मलाइका को 2 दिन के लिए भेज दें तो कहती है उमर ने मना किया है। सालों ही गुजर जाते हैं, घड़ी दो घड़ी ये बस भाभी के साथ ही आती है और मिलके चली जाती है। मैंने कहा, अब आप इसे रखें, 8 दिन के बाद अब्बा आकर ले जाएंगे। चची बहुत खुश थी और उसके बहन भाई भी उसके साथ लग गए थे। लेकिन वो मुझे देख रही थी, मुस्कुरा भी रही थी। लेकिन मैं नहीं जानता था कि जब मैं आऊँगा तो मेरी मलाइका मुझे एक रोज़ ऐसे मिलेगी। मैं उससे मुस्कुराता छोड़कर गया था। अपने इम्तिहानात के चक्कर में बस रात को ही कुछ फुर्सत मिलती थी। आंखें बंद करता तो मलाइका का मुस्कुराता हुआ चेहरा नजर आने लगता। मैं बड़ी बेचैनी से गाँव जाने के लिए तैयार था। उस बार तो मैंने उसके लिए सुर्ख रंग का जोड़ा खरीदा था। लेकिन ये नहीं पता था कि इस बार जब मैं हॉस्टल से वापस आया तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मेरी बात बात पर मलाइका को याद करके मुस्कुराने को जी चाहता था। मैंने पेपर्स दिए और उसके बाद मुझे छुट्टियां हो गई। मैंने खुशी खुशी अपना सामान पैक किया और इस बार मुझे पहले से भी ज्यादा मलाइका से मिलने की खुशी थी। सोचा यकीनन इस बार वो मेरी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से देगी। मगर जब मैं घर गया मुझे दरवाजे के बाहर ही रोने की आवाज़ें आ रही थी। मैंने दरवाज़ा खटखटाया तो दरवाज़ा मेरी माँ ने खोला था। वो बेहताशा रो रही थी। मुझे देखकर मेरे साथ लग गई और कहने लगी, हम बर्बाद हो गए, हम लोग लुट गए। मैंने कहा, हुआ क्या है माँ? वो कहने लगी, अरे तेरी बीवी भाग गई है। ये सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे पाँव के नीचे से जमीन खींच ली हो। मैंने कहा, अम्मा आप होश में तो हैं, भला वो कहाँ जा सकती है? अम्मा कहने लगी, मुझे क्या पता कौन से आशिक पाल रखे थे। मैं कहती थी ना आज़ादी ना दे, लेकिन तू उसे मायके छोड़ आया। 1 हफ्ते बाद तुम्हारा बाप उसे वापस लेकर आया था। तब से ही उसके तेवर मुझे अच्छे नहीं लग रहे थे। हर वक्त छत पर ही चढ़ी रहती थी। जब मैं पूछती तो कहती, कपड़े रस्सी पर डाल रही हूँ। मैंने कहा, अम्मा इसकी उम्र तो देखें, वो भला क्यों भागने लगी और आखिर कहाँ जाएगी? अम्मा कहने लगी, वो बहुत तेज लड़की थी, इतनी सी उम्र में ही उसने तुम्हें हमें जिल्लत और रुसवा करके रख दिया है। यह सब सुनकर मुझे यूं लगा जैसे किसी ने मेरे जिस्म से जान निकाली हो। मैं अंदर आया तो मेरे बहन भाई चुपचाप गर्दन लटकाए बैठे थे। मेरे वालिद भी अपना सर पकड़े बैठे थे। अम्मा कहने लगी, परसों रात से वो गायब है। मैंने कहा, आपने मुझे बताने की ज़रूरत क्यों नहीं समझी? अम्मा कहने लगी, तुम्हें इतनी दूर क्या बताते, हमारी तो इज्जत का जनासा निकल गया है। मैं समझ नहीं पा रहा था कि वो ऐसा कैसे कर सकती है। वो तो मुझसे भी खौफ खाती फिरती है। वो तो मुझसे भी खौफ खाती थी। फिर जब मैं गया तो वो बहुत खुश थी। मेरे हमेशा से घर के कामों में उलझा हुआ देखा था। बस वही चारपाई पर डह गया था। मुझे अभी भी अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। मेरी अम्मा रोए जा रही थी। कुछ देर बाद मोहल्ले की कुछ औरतें हमारे घर आ गई। मलाइका को बुरा भला कहने लगी कि इतनी कम उम्री में उसने इतना बड़ा काम कर दिया। हम तो उस लड़की को बड़ा सीधा सादा और नेक समझते थे। वो तो सर से दुपट्टा नहीं उतारती थी। आप देखो तो कैसे घटिया निकली है। मगर मेरा दिल इस बात पर आमादा ही नहीं था कि वो घर से भाग सकती है। वो तो ऐसी नहीं थी। मेरा उसके हाथ पकड़ने पर वो बदहवास सोने लगती थी। मेरी माँ से पूछे बिना तो वो अपने घर में भी नहीं जाती थी। फिर यूं घर से कैसे भाग सकती थी? मैं सोचने लगा कि ये सच नहीं हो सकता। मैं उसके बारे में इतना बुरा नहीं सोच पा रहा था कि वो इतना बड़ा कदम भी उठा सकती है। मेरी आंखों के सामने भी उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा घूम रहा था कि जब मैंने आखिरी बार उससे देखा था। कुछ ही देर बाद चची भी आ गई और रोने पीटने लगी। मेरी अम्मा चची से कहने लगी, तुम्हारी बेटी ने तो हमारी इज्जत का जनासा निकाल दिया है, अब तुम क्यों पीन करने आ गई हो? चची रोते हुए कहने लगी, वो ऐसी बिल्कुल नहीं थी, वह ऐसा कर ही नहीं सकती। मेरी बच्ची इतना बड़ा कदम उठा ही नहीं सकती। वो तो पानी तक आपसे पूछ कर पीती थी। मगर मेरी अम्मा आगे से कहने लगी, ये बस दिखावे की बातें थी। इतनी लंबी जबान थी तुम्हारी बेटी की, वो तो मैं ही थी कि सब बर्दाश्त कर लेती थी। इससे अपना समझ कर कभी उसके ऐप पर भी नजर नहीं डाली। मुझ पर तो वैसे ही कोई क़यामत टूट गई थी। ये कोई छोटी बात तो नहीं थी। घर में भी जो भी आता सो बातें करके चला जाता। मेरी चची रो धोकर वापस अपने घर चली गई।
मलाइका को गायब हुए 4 दिन गुजर गए और ये 4 दिन मैंने बड़ी मुश्किल से गुजारे थे। किसी की बात पर यकीन नहीं कर पा रहा था। 5वें रोज सुबह हमारे घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। वो सुबह के 4 बजे का टाइम था। सब सो रहे थे, बस मैं ही जाग रहा था और सहन में रखी चारपाई पर ही लेटा था। दस्तक बड़ी आहिस्ता सी हुई थी। मैंने उठकर जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने मलाइका खड़ी थी। उसने काले रंग की चादर चेहरे पर लपेट रखी थी। उसे देखते ही मुझे यकीन आ रहा था कि वो मेरे सामने है। मैंने फौरन सवाल किया, कहाँ थी तुम इतने दिनों से? मेरे पूछने पर वो डगमगाते कदमों से अंदर आई और फिर वहीं गिरकर बेहोश होगी। मैं मलाइका मलाइका कहकर उससे जगाने लगा। मेरी बुलंद आवाज सुनकर मेरी वालदा, वालिद और बहन भाई भी बाहर आ गए। मलाइका को यूं बेहोश देखकर पहले तो सब हैरान हुए। फिर मेरी अम्मा कहने लगी, आ गई है तुम मुंह काला कराकर। मैंने अपनी बहन से कहा कि ठंडा पानी लेकर आओ। जैसे ही वो पानी लेकर आई, मैंने ठंडे पानी के छींटे उसके मुंह पर मारने शुरू किए, लेकिन वो बेसुध लेटी रही। मैंने उसे अपनी गोद में भरा और अपने कमरे में जाकर लिटा दिया। मेरी अम्मा गुस्से से कहने लगी, जब ये होश में आए तो तलाक देकर इसे घर से निकाल देना। ऐसी लड़की को मैं अपने घर पर नहीं रखूंगी। मैंने कहा, अम्मा पहले आप इसे होश में आने तो दें, तो मैं इसे पूछूंगा कि इसके साथ क्या हुआ था। मेरी बात सुनकर मेरी अम्मा कहने लगी, पूछना क्या है? अरे तुम अंधे हो? ये अपने आशी के साथ मुंह काला करवा कर आई है। मैं तो ये सोच रही थी कि इसकी यहाँ पर दोबारा आने की हिम्मत कैसे हुई। मेरे माँ बाप गुस्से में थे और मेरे वालिद भी कहने लगे कि हम इस लड़की को अपने घर में नहीं रखेंगे। मैंने उनसे कहा कि जब तक मैं मलाइका से असल हकीकत ना जान लूं, मैं तब तक कुछ भी नहीं करूंगा। मेरी अम्मा कहने लगी, अरे तुझ पर कौन सा भूत सवार है इस लड़की का? अरे कोई शादीशुदा लड़की ही हो, बच्चों की माँ ही क्यों ना हो, उसे लोग कबूल कर लेते हैं। मगर जो औरत ऐसी बदकारी करे तो मर्द कबूल नहीं करता। इसकी झूठी कहानी सुनकर इस पर भरोसा करेगा? मैंने कहा, बात इससे करनी पड़ेगी। ये कोई गाय, बैल या बकरी नहीं है, बल्कि मेरी बीवी है। इस बात पर माँ गुस्से से मुझे बुरा भला कहने लगी, मगर मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं अपने कमरे में चला आया। मेरी माँ बाहर से चला चलाकर शोर मचा रही थी, बदबख्त इसके कमरे में क्या करने गया है? अरे वो तो तेरे काबिल ही नहीं रही। मैं मलाइका के पास आ गया। जब मैंने उसके चेहरे की जानिब देखा तो उसकी रंगत पीली पड़ चुकी थी। मैं उसके पास बैठ गया। आंखों के गिर्द हल्के गहरे पड़ चुके थे, चेहरे की रौनक बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। मैंने उसके बाल सहलाने शुरू किए। धीरे धीरे से कहा, मलाइका। मैंने देखा उसके चेहरे पर अजीब सी बेचैनी थी। वो होश में नहीं थी, लेकिन मेरा हाथ पीछे झटक दिया। कहने लगी, मेरे पास मत आना, खुदा के लिए मेरे पास मत आना। वो डर रही थी, खौफ खा रही थी। एकदम से जैसे उसकी आंख खुली, उसने पहले तो कमरे को देखा, फिर मेरी तरफ देखा और एकदम से उठकर बैठ गई। कहने लगी, उमर मुझे बचा लो, और फिर से रोने लगी। मैंने कहा, मुझे बताओ क्या हुआ है। इससे पहले कि वो कुछ कहती, वो किसी गहरी सोच में खो गई। फिर खौफ के मारे नहीं में सर हिलाने लगी। कहने लगी, नहीं नहीं कुछ नहीं। ये कहकर दोबारा से बेड पर लेटकर रोने लगी। मैंने कहा, मुझे बताओ क्या हुआ है। वो कहने लगी, कुछ नहीं हुआ। ये कहकर वो फिर से सोने की एक्टिंग करने लगी। मैंने कहा, मुझे बताओ तो सही, तुम कहाँ गई थी? वो चुप हो गई, फिर कहने लगी, मैं कुछ नहीं बता सकती। अगर बता भी दूं तो कोई भी मेरी बात पर यकीन नहीं कर सकता। मुझे बताओ, जो अम्मा कह रही हैं क्या वो सच है? वो कहने लगी, मुझे सोने दो, मैं सोना चाहती हूँ। ये कहकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। आंखों से भी आंसू निकलकर तकिए में गिरने लगे थे। मैंने कहा, सो जाओ। कुछ ही देर में वो सो चुकी थी, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मुझे कैसे नींद आ सकती थी? मैं तो उसके लिए मेहरून रंग का खूबसूरत सा लिबास लेकर आया था, चूड़ियां लेकर आया था, और इस बार तो उसके लिए मेकअप भी लेकर आया था। बहुत कुछ सोच कर आया था कि आते ही अब्बू से कहूंगा कि मेरी रुखसती करवा दे, क्योंकि मैं बीए कर चुका हूँ और कोई नौकरी भी कर लूंगा और साथ ही साथ तालीम का सिलसिला भी जारी रखूंगा। लेकिन ये नहीं जानता था कि यहाँ आते ही मेरे सर पर यह क्यामत टूट पड़ेगी। मलाइका को वही सोता छोड़कर कमरे से बाहर आ गया। बाहर आकर अपनी चारपाई पर लेट गया, आसमान की तरफ देखने लगा। अचानक मेरी आंख लग गई और सुबह जब मैं उठा तो शोर की आवाज से उठा था। मेरी माँ मलाइका का बाजू पकड़े उसे धक्के देकर घर से बाहर निकाल रही थी। मैं उठकर बैठ गया। मैंने अम्मा के हाथ से उसका बाजू छुड़वाया। वो मेरे बिल्कुल पीछे छुप कर रोने लगी। अम्मा कहने लगी, यहाँ नहीं रह सकती, इसको घर से बाहर निकालो। मैं इस बदनामी की पोटली को अपने घर पर नहीं रखूंगी। मैंने कहा, अभी तक इसने मुझे सच नहीं बताया। मुझे पहले से सच जानना है और फिर ही कोई फैसला करूंगा।
मेरी माँ कहने लगी, तेरा तो दिमाग खराब हो गया है। लेकिन हमारा दिमाग खराब नहीं हुआ। अरे 4 दिन के बाद ये घर आई है अपने आशिक के साथ मुंह काला करवा कर। शोर की आवाज़ सुनकर मोहल्ले की औरतें भी हमारे घर के अंदर आ गई थी। मलाइका को लेकर सबकी नज़रों में अजीब तरह के सवाल थे। मैंने कहा, मलाइका बताओ, तुम कहाँ गई थी? क्या तुम किसी और से मोहब्बत करती थी? किसी और के साथ भाग कर गई थी? वो बिल्कुल गुमसुम खड़ी थी। मेरे बार बार पूछने पर भी वो कोई जवाब नहीं दे पा रही थी और उसकी ये चुप मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। मैंने कहा, मलाइका, मैं पूछ रहा हूँ कुछ तुमसे, बताओ मुझे, क्यों कुछ बोल नहीं रही हो? वो मेरे सामने हाथ जोड़कर कहने लगी, मुझे माफ़ कर दो, खुदा के लिए मुझे घर से मत निकालो, मुझे कोई कबूल नहीं करेगा। मेरी माँ कहने लगी, अरे तो रखने के काबिल भी नहीं। जब गलियों में धक्के खाएगी तो तुझे पता चलेगा कि तुमने क्या गुनाह किया है। लोग तुझे पत्थर मारेंगे तो तुझे पता चलेगा कि जो गुनाह तूने किया है वो इतना छोटा नहीं है, वो कितना बड़ा गुनाह है। चल निकल यहाँ से। इससे पहले कि मेरी माँ फिर से उसे घर से निकाल दे, मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। मेरा दिल अभी भी नहीं मान रहा था। उसके चेहरे की तरफ देखकर ऐसा लगता था जैसे किसी ने उसकी ज़ुबान पर चुप लगा दी हो। उसकी आंखों में बहुत कुछ था, कुछ बहुत दर्दनाक दास्तान थी जो वो सबसे छुपा रही थी। मेरी अम्मा कहने लगी, देख बेटा, इसको तो अब गांव वाले यहाँ नहीं रहने देंगे। अगर तू इसका साथ देगा तो याद रख, इसके साथ साथ तुझे भी गांव वाले गांव से निकाल देंगे। मैंने कहा, मगर कोई भी फैसला करने से पहले इससे पूछ तो लेना चाहिए। मेरी अम्मा कहने लगी, अरे पूछना क्या है इससे, ये तुझसे माफ़ी मांग रही है, इसका मतलब यही है कि ये गुनाह करके आई है। मैंने कहा, अम्मा, आप सबके सामने तो यही कहेगी ना। अभी मेरी बात मुकम्मल भी नहीं हुई थी कि उसी वक्त गांव के चौधरी और सरपंच भी हमारे घर पहुंच गए थे और रफ्ता रफ्ता लोग और इकट्ठे होते गए। आधा गांव हमारे घर के सहन में बैठा था। मलाइका की जिंदगी और किस्मत का फैसला करने के लिए सरपंच कहने लगा, हम ऐसी बदकार लड़की को अपने गाँव में नहीं रखेंगे। वो मेरे वालिद से कहने लगा, अपने बेटे को बोलो कि इससे तलाक दे दे, फिर हम इसका मुंह काला करके इसे गांव से हमेशा के लिए निकाल देंगे। मैं चुपचाप खड़ा तमाशा देख रहा था। मलाइका एक कोने में खड़ी रो रही थी। उससे किसी ने भी कुछ ना पूछा। मेरी माँ सरपंच से कहने लगी कि रात को 12 बजे के बाद गायब हो गई थी और आज 4 दिन के बाद आई है। हमने दाई से चेकअप भी करवाया, ये कमबख्त गुनाह करके आई है। पर चौधरी साहब ने ये बात सुनकर अपना फैसला सुना दिया। मैंने आगे बढ़कर चौधरी साहब से कहा कि ये कैसी अंधेर नगरी अदालत है। मुजरिम से एक बार पूछा जाता है कि वो अपनी सफाई में कुछ कहना चाहे तो कह सकता है। आपने इससे कुछ भी नहीं पूछा। मेरी बात सुनकर वो कहने लगे, ओ मियाँ, ठंडे होकर बैठो, बड़े ही बेगैरत हो तुम तो। तुम्हें तो इस वक्त अपनी बीवी के मुंह पर थूक देना चाहिए था और तू है कि उसकी तरफदारी कर रहा है। मैंने कहा, एक बार इससे पूछो कि इसके साथ हुआ क्या था। चौधरी साहब कहने लगे, ऐसा नहीं होता, कभी चोर ने भी ये कहा है कि वो चोर है। तुम अब इस लड़की को फौरन तलाक दो। मैंने कहा, मैं इसे तलाक नहीं दूंगा। मेरी बात सुनकर सब हैरान थे। सब ने जैसे अपने मुंह में दुबा ली। चौधरी साहब कहने लगा, जानता है ना कि अगर तू इसे तलाक नहीं देगा तो तुम्हें भी गांव से निकाल दिया जाएगा। मैंने कहा, ठीक है, मुझे मंजूर है। ये सुनकर सबसे ज्यादा हैरत मेरी माँ को हुई थी। मलाइका भी टुकर टुकर मुझे देख रही थी, जैसे से अपने कानों पर यकीन न आ रहा हो। सबके सामने मैंने मलाइका का हाथ पकड़ा और उसे लेकर अपने घर से बाहर निकल गया। मेरी अम्मा हक्का बक्का मुझे देखती रह गई। वो कहने लगी, बेटा, ऐसा मत कर, तो ऐसी लड़की के लिए अपने माँ बाप को छोड़कर जाएगा। मैंने उन्हें कोई जवाब ना दिया। मलाइका भी ये सब देखकर तड़प कर कहने लगी, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे काबिल नहीं रही। आखिर क्यों तुम मेरी खातिर अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो? मैंने उसकी बात सुनी अनसुनी कर दी और उसका हाथ पकड़े गांव से निकल आया। मैं उसे बस तक ले आया। कुछ पैसे मेरी जेब में थे। शहर की 2 टिकटें ली और उसे अपने साथ बस में बिठाकर शहर की तरफ रवाना हो गया। कुछ भी तो नहीं था मेरे पास, ना ही कोई नौकरी। जिस दौर की मैं बात कर रहा हूँ उस दौर में 14 जमात पढ़ लेना भी बहुत बड़ी बात थी। अभी नतीजा भी नहीं आया था। शहर पहुंचते ही मैंने अपने एक दोस्त से राब्ता किया कि जो शहर में ही रहता था। मैंने कहा कि मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है और एक किराए का मकान मिल जाए। वो कहने लगा कि ठीक है। उसने मुझे भी पैसे दिए और छोटे से घर का इंतज़ाम भी करवा दिया जहाँ सहूलत के नाम पर कुछ भी नहीं था। मेरे उस दोस्त ने मुझे चंद बिस्तर भी ला कर दे दिए। मैंने अपनी दोस्त से कहा कि अभी मुझे रिजल्ट से पहले कोई नौकरी तो नहीं मिलेगी, लेकिन मैं घर घर जाकर ट्यूशन पढ़ाने को तैयार हूँ। तुम किसी फैमिली से मेरे बारे में बात कर दो। वो कहने लगा, मैं चंद ऐसे घरानों को जानता हूँ
जो कि अपने बच्चों को घर में ही ट्यूशन पढ़ाना चाहता है और फीस भी माकूल दे सकेंगे। यूँ उसने मेरे लिए इंतज़ाम करवा दिया। अब मैं इस काम पर लग चुका था। मलाइका भी चुप चुप रहती थी। सहन में ही एक तरफ उसने मिट्टी से एक छोटा सा चूल्हा बना लिया था, वहाँ लकड़ियाँ जमा करके खाना बना लेती। चंद दिन गुजर के ना तो मैंने मलाइका से कभी बात की और ना ही उसने मुझ पर कोई हक जताया। अब पहले जैसी बात नहीं रही थी। उस वक्त मैं 20 साल का हूँगा। उस कम उम्री में मैंने उसमें बहुत ज़्यादा तब्दीली देखी थी। वो अपनी उम्र से काफ़ी बड़ी और समझदार हो गई थी, लेकिन उसके साथ साथ वो नहायत खौफज़दा सी रहती थी। मैं अब उसके साथ परेशान होने लगा था। मैं अब उसके खौफ से परेशान होने लगा था। जब मैं घर आता था तो वो मुझसे भी कुछ घबराई घबराई रहती थी, इसलिए एक दूसरे से ज़्यादातर दूर दूर ही रहते थे। लेकिन मुझे इसके बारे में जानना भी ज़रूरी था। लेकिन मैं उसे कुछ वक्त दे रहा था ताकि वो कुछ नॉर्मल हो जाए। और फिर एक रोज़ जब वो बर्तन धोकर आई थी तो मैंने उससे कहा कि मुझे उससे कुछ ज़रूरी बात करनी है, मगर ये सुनते ही वो बहुत डर गई। मैंने कहा, देखो मैं तुम्हारा शौहर हूँ और मैंने अपनी माँ और गांव वालों की बातों पर कभी इतबार नहीं किया, क्योंकि मुझे तुम पर यकीन है और मुझे पता है कि तुम बुरी नहीं हो। लेकिन ये सच जानना मेरा हक है। मुझे बताओ कि क्या हुआ था। वो बड़ी मुश्किल से हिम्मत जमा करती हुई कहने लगी, सच बहुत कड़वा है और तुम इसे सुन नहीं पाओगे, ना ही मुझ पर इतबार करोगे। मैंने कहा, जब तुम्हारी खातिर इतना बड़ा कदम उठा सकता हूँ तो क्या इतबार नहीं करूँगा। वो रोने लगी और कहने लगी, जब से मैं तुम्हारे घर रुखसत होकर आई थी तुम्हारी अम्मा के तेवर मुझे ठीक नहीं लग रहे थे। मुझे बात बात पर डांटती थी, कहती थी कि मेरे बेटे से दूर रहो। मैं हर वक्त की डांट से तंग आ चुकी थी। एक बार मैंने भी कह दिया कि उम्र आएगा तो मैं उसे साफ कह दूंगी कि ताई अम्मा मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं करती। यह सुनकर ताई अम्मा और मुझे बुरा भला कहने लगी। उन्होंने मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिया। मैंने रोते हुए भी यही कहा कि मैं उमर को सब बता दूंगी। एक बार एक पड़ोसन आई और ताई अम्मा से कहने लगी, मेरी बहू यूं ही जबान चलाती थी। मैं पीर बाबा के आस्थाने पर गई तो उन्होंने ऐसा तावीज़ दिया कि मेरी बहू मेरे आगे जबान चलाना तो दूर की बात, अब आगे सर भी नहीं उठा सकती। ताई अम्मा मुझसे कहने लगी कि पीर साहब के आस्थाने पर जाना है। मैंने इनकार कर दिया तो वो कहने लगी कि अगर तू सीधी तरह मेरे साथ नहीं गई तो मैं तुझे घसीटते हुए ले जाऊंगी। उनके गुस्से को देखकर मैं वहाँ चली गई, मगर मेरा वैसे भी इन बातों पर यकीन नहीं था, इसलिए मैंने सोचा कि क्या करवा लेगी मुझ पर। खैर मैं जब वहाँ चली गई, जब उस पीर ने मुझे देखा तो देखता ही रह गया, जैसे न जाने मेरे चेहरे पर क्या देख लिया हो। ताई अम्मा को कहने लगा कि तेरी बहू तेरे लिए बदकिस्मत है कि तेरे बेटे को तुझसे छीन लेगी। उस लड़की का हुस्न तो इस कम उम्री में इसके होश उड़ा रहा है। जब ये कुछ और बड़ी होगी तो तेरा बेटा इसका होकर ही रह जाएगा। ताई अम्मा इसकी बात सुनकर बेहद परेशान हो गई। वो पीर बाबा से कहने लगी, इसका कोई हल बता दीजिए, फिर मुझे क्या करना चाहिए। वो पीर ताई अम्मा से कहने लगा, हल है मेरे पास और बहुत अच्छा हल है। ऐसा कर तू इसे 3-4 दिन के लिए मेरे पास छोड़ जा। मैं इसका मुंह बंद करवाऊंगा कि ये कभी जिंदगी में मुंह नहीं खोल पाएगी, और फिर तू इस पर बदकारी का इंसाम लगाकर इसे घर से निकाल देना, क्योंकि इस लड़की के काले साए तेरे घर पर बात कर देंगे और तुझे कहीं का नहीं छोड़ेंगे। मैं उस पीर की बातें सुनकर रोने लगी और कहने लगी, ताई अम्मा मैं आज के बाद आपके सामने जबान नहीं चढ़ाऊंगी, लेकिन मुझे किसी पीर के आस्थाने में नहीं रहना। खैर उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा और वो मुझे वापस घर ले आई। मैंने शुक्र अदा किया कि उनको मुझ पर रहम आ गया है। लेकिन फिर उसी रात 12 बजे जब मैं कमरे में सो रही थी, उन्होंने मुझे आकर उठाया और कहने लगी, मेरे साथ चल। मैंने हैरत से उन्हें देखा और कहा कि मुझे कहीं नहीं जाना। ये सुनते ही उन्होंने मेरे मुंह पर कपड़ा बांध दिया और मेरे दोनों हाथ पीछे ले जाकर बांध दिए। वो मुझे पीर बाबा के आस्थाने ले आई और फिर मुझे वहीं छोड़कर घर आ गई। ये कहने के बाद वो हिचकियां ले लेकर रोने लगी। कहने लगी, मैं आगे अब और कुछ नहीं बता सकती कि उसने पीर ने मेरे साथ क्या क्या किया, लेकिन उसने मुझसे कहा था कि अगर तूने मेरा नाम लिया तो मैं अपनी जिन्नात के जरिए तुझे मरवा दूंगा। फिर वो बुरी तरह रोते हुए कहने लगी कि इसने मेरे साथ बहुत बुरा सलूक किया। वो दरिंदगी दिखाई। उस पीर ने मुझे वो मुसलसल रोए जा रही थी और मैं उसकी बातें सुनकर सख्ते में आ गया। फिर मैंने उसे अपने साथ गले लगा लिया, लेकिन वो फौरन ही घबरा कर पीछे हट गई। फिर कहने लगी, मुझे मरजात से डर लगता है, मुझे उनसे खौफ आता है। जो कुछ उसने मुझे बताया मुझे उसे जानकर बहुत अफसोस हो रहा था और मेरी अपनी माँ की अकल पर मातम करने को जी चाह रहा था। पता नहीं वो बहू को अपने क्यों बना कर रखना चाहती थी।
यहाँ तक कि उसकी ज़बानबंदी की खातिर उसे किसी आस्ताने पर छोड़ आई। मेरे पास उसको दिलासा देने के लिए कोई अल्फाज मौजूद नहीं थे, इसलिए मैं कमरे से बाहर आ गया और छोटे से सेहन में बिस्तर और चारपाई बिछाकर लेट गया। मलाइका की सिसकियों की आवाज़ से कमरे से बाहर तक आ रही थी, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि इसके करीब जाकर उसे मज़ीद अज़ियत दूँ। चंद माह बाद उसकी तबीयत बहुत ख़राब रहने लगी। एक रोज़ जब मैं शाम को घर लौटा तो वो चारपाई पर बेसुध पड़ी थी। मैंने उसे पुकारा तो उसने आंखें खोली, फिर उसे उठाने जा रहा था। मैंने उसे सहारा देकर बिठाया, फिर उसे उठा नहीं जा रहा था। मैंने उसे सहारा देकर बिठाया और पानी दिया। वो कहने लगी कि मेरा जी बहुत मितला रहा है। मैं उसे डॉक्टर के पास लेकर गया, मगर जो खबर डॉक्टर ने मुझे सुनाई वो मेरे लिए सुनना बहुत मुश्किल था। वो कहने लगी कि इस हामला है। ये सुनकर मैं उसी जगह खड़ा रह गया, जबकि मलाइका रोने लगी। वो लेडी डॉक्टर मुझसे कहने लगी, इसका शोहर कहाँ है? क्या इसका शोहर या कोई बड़ा इसका साथ आया? और आप इनके क्या लगते हैं? मैंने कहा, मैं ही इसका शोहर हूँ। इस पर उस लेडी डॉक्टर ने मुझे सर से लेकर पाँव तक देखा और फिर कहने लगी, अरे तुम खुद भी इतने छोटे से हो और अपनी बीवी को देखो, वो भी इतनी कम उम्र है। मुझे तो समझ नहीं आती कि माँ बाप को बच्चों की इतनी कम उम्र में शादी करने का क्या शौक चढ़ता है। देखो तुम्हारी बीवी बहुत कमज़ोर है और ऊपर से इसकी हालत ऐसी है, इसलिए तुम इसका बहुत ख्याल रखना। मैंने उससे बस इतना कहा कि मैं ये बच्चा नहीं चाहता। वो कहने लगी, ये तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। अब तो और भी ज़्यादा पेचीदगियाँ हो सकती हैं। ये पहले ही बहुत कमज़ोर है, आगे से तुम ये कह रहे हो कि अबॉर्शन करवाना है। देखो तुम्हारी बीवी इस चीज़ की मुतहम्मिल नहीं हो सकती, इससे इसकी जान भी जा सकती है। ये सुनकर मैं खुद भी परेशान हो गया था, लेकिन मलाइका के आंसू नहीं थम रहे थे। मैं दवाइयाँ वगैरह लेकर घर आ गया। घर आकर मलाइका मेरे पास आई, कहने लगी, मुझे अपने आप से घिन आने लगी है। मैं इतनी बड़ी इज्जत नहीं सह सकती। मैंने फिर भी उसे हौसला दिया। उस वक्त मैंने उसे कैसे संभाला ये मैं ही जानता था। एक तकलीफ से मैं गुजर रहा था, मगर मैं उसे छिपाए हुए था। किसी मर्द के लिए भी ये बात आसान नहीं होती कि उसकी बीवी किसी और के बच्चे की माँ बनने वाली है, लेकिन मैं कमज़ोर नहीं था। पूरा अरसा मैंने उसे संभाला और उसे ये महसूस ना होने दिया कि वो कोई मुजरिम है। इस दौरान मैंने प्राइवेट तालीम का सिलसिला भी जारी रखा, साथ साथ ट्यूशन भी पढ़ाता रहा। मैं हंसने हंसाने वाला इंसान अब एक संजीदा इंसान बन के रह गया था। वक्त मुकर्ररा पर मलाइका ने एक बेटे को जन्म दिया। जब नर्स ने बेटे को उसकी गोद में डालना चाहा तो उसने बच्चे की तरफ देखा तक नहीं था। वह बस रोए जा रही थी। फिर मुझसे कहने लगी कि इसे किसी बेऔलाद जोड़े को दे दो, मैं इसे संभाल नहीं सकती। ये मेरी आंखों के सामने रहेगा तो मुझे हमेशा वो बुरा वक्त याद करवाता रहेगा। मेरे लिए भी इसे कबूल करना तो काफ़ी मुश्किल था, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि इस बच्चे का क्या कसूर है जो अब इस दुनिया में आया है। मैं इसे खुद पालूंगा, इसकी अच्छी तरबियत करूंगा। कसूरवार तो मेरी माँ थी और वो पीर था। वो बच्चा मेरे ही घर में पलने लगा। बहुत जल्द मुझे एक अच्छी सी नौकरी मिल गई। वो इस बच्चे से प्यार नहीं करती थी, लेकिन मैं अपना दिल बहुत बड़ा कर चुका था। इस बच्चे को बिल्कुल अपनी औलाद की तरह ही पाल रहा था। फिर एक रोज़ मुझे गांव से यह खबर मिली कि मेरी माँ बहुत बीमार है और वो मुझसे मिलना चाहती है। मैं ये सुनते ही मलाइका को लेकर गांव चला गया। मेरी माँ वाकई बहुत बीमार थी। वो चारपाई पर लेटी मेरे सामने हाथ जोड़ रही थी। फिर मुझसे कहने लगी, मैंने तुम लोगों के साथ बहुत बुरा किया है। मैंने मलाइका के साथ बहुत बुरा किया, इसलिए देखो अल्लाह ने मुझे कैसी बीमारी लगाकर बिस्तर से लगा दिया है। ये कहकर वो सिसकियाँ लेकर रोने लगी। फिर मेरी माँ ने अपने जुर्म का इतराफ़ मेरे सामने कर लिया। गाँव वालों को भी अक्ल आ गई थी कि मलाइका बेकसूर थी। वो जान चुके थे कि जिन पीर पर वो बहुत ज़्यादा यकीन रखते थे वो अब सब लटेरे भी होते हैं। मैं अपनी माँ को अपने साथ शहर ले आया और इसका इलाज करवाया। कुछ ही महीनों में वो ठीक हो गई तो उन्हें गांव छोड़ आया, लेकिन मैं गांव में नहीं गया था, बल्कि अपने राह शहर में ही रखी। किसी को भी ये नहीं बताया कि वो बच्चा किसका था और किसका नहीं, यहाँ तक कि अपनी माँ को भी नहीं। हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरी। मलाइका आज भी मेरी बहुत इज्जत करती है, मुझसे बहुत मोहब्बत करती है। मेरे 2 बच्चे और भी हैं, मगर जैसी मोहब्बत मलाइका अपने दूसरे बच्चों से करती है वो इस बच्चे से नहीं करती। मैं उससे कहता हूँ कि पुरानी बातें भूल जाओ, मगर वो कहती है कि मैं तुम्हारे जैसा ज़र्फ नहीं रखती। मैं उसे चाह कर भी प्यार नहीं दे सकती। शायद मेरे नहीं है, मगर मेरा बेटा मुझसे बहुत मानूस है। वो माँ से ज़्यादा मेरी बात मानता है और मैं उसका हाफिज़ कुरान बना रहा हूँ। चाहता हूँ कि वो एक नेकी मुसलमान बने। एक मुसलमान होने के नाते ये मेरा फ़र्ज़ है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या मैंने इस बच्चे को अपना नाम देकर ठीक किया या नहीं?
کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں۔